तो पहला प्रश्न है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो ध्यान देना कि गुरप्रीत उत्तर यानी कि दिल्ली से दक्षिण चेन्नई की दिशा में यात्रा कर रहा है और कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी ये 3 नदियाँ दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं जो कि देश के एक बड़े हिस्से को स्वयं में शामिल करती हैं। लेकिन गंगा उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वह उसकी इस ट्रेन यात्रा में वह गंगा नदी को पार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? गंगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो हमारे देश में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वो थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया, सही हो गया। ध्यान देना, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो दूध को पनीर के रूप में संरक्षित करना उचित नहीं है क्योंकि दोनों कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं, कच्चा आम का अचार, सेब, जैम, आलू चिप्स, इन सबको संरक्षित किया जा सकता है, जबकि दूध और पनीर को ज़्यादा लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। घरों के नीचे दिए गए विशिष्टताओं के आधार पर चुनिए। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी के फर्श। ये विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में आपको चुनना है कि लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो भाई ये तो ठीक है, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती क्योंकि उसमें जानवर और अन्य सामान का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। और पत्थर, गारा और चूने की मोटी दीवारें होती हैं। ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं, यानी कि पहली मंजिल पे, यानी कि जो निचली मंजिल है उस पर जो जानवर है और उसके ऊपर जो छत है यानी कि पहली मंजिल, उस पर लकड़ी का फर्श होता है ताकि सर्दियों में जो पत्थर के फर्श होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, तो उससे बचने के लिए लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं। तो ए, डी और ई यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो वह कोयल। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल या कुकू एक परजीवी बच्चा है। यह कौवे या ड्रोंगो के घोंसले में अपने अंडे देता है। ड्रोंगो। ठीक है। अपने अंडे बिछाने से पहले कोयल मेज़बान घोंसले से अंडे खाती है और आमतौर पर कोयल के अंडों से 12 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो वो है साबूदाना। साबूदाना एक स्टार्च है जो स्पंजी केंद्र या मज्जा से तैयार होता है और विभिन्न उष्णकटिबंधीय पाम वृक्षों के तनों से निकाला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष देखने को मिलते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो वो हो सकते हैं नारियल। नारियल के वृक्ष केरल में ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ब्लूम के वर्गीकरण के संदर्भ में शिक्षक छात्रों को बोधगम्यता के स्तर पर मूल्यांकन करना चाहता है और ऐसा करवा उसके उनसे बीज वाली सब्जियों की पहचान करवा के कुछ टास्क करना चाह रहा है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ठीक है, तो हालांकि फर्स्ट ऑप्शन भी है, पर फर्स्ट से बेटर आपका सेकंड है, क्योंकि सेकंड में बहुत सारे सब्जियों के नाम आ जाते हैं जो बीज वाले सब्जियां हैं, जिनके अंदर बीज होती हैं। ठीक है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख साड़ियाँ पोचमपल्ली और कलमकारी, मतलब इस कारीगरी में होती हैं। तो कलमकारी हाथ से पेंट किया हुआ एक कपड़ा है जो कि आंध्र प्रदेश में उत्पादित है, और पोचमपल्ली साड़ी की शैली उसकी निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख कलाकार या कलाकारी हैं जो साड़ियों में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो वह है मलेरिया। ठीक है, क्योंकि रुके और ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और मच्छर से होता है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो उड़ीसा भरतनाट्यम नहीं है, तमिलनाडु लावड़ी नहीं है, कर्नाटक कथक ये गलत है, असम बिहू, ये बिहू असम का फसली त्यौहार है। ठीक है, जो फसल कटने के बाद मनाया जाता है, जस्ट बाद। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इग्लू जिसे हिम हाउस या अपूती एक के रूप से भी जाना जाता है, यह एक प्रकार का आश्रय घर है जो बर्फ के ब्लॉकों से बना है। इग्लू एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, एक मानव इसके अंदर आसानी से काफ़ी समय तक गर्म माहौल में रह सकता है। इंसुलेटर की तरह काम करती हैं ये बर्फ़ की दीवारें। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा ही हो गया? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यानी कि इंसुलेशन। ठीक है, तापरोधी, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की सर्दी को अंदर आने से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? तो बरगद की जड़ों की प्राथमिक विशेषताएं हैं कि पानी और अकार्बनिक पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधे के शरीर को आसपास ले जाना और ज़मीन के लिए संयंत्र शरीर की पृष्ठता को अवशोषण और उसका समर्थन करना। तो यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है? तो जड़ों में भोजन का भंडारण नहीं होता है, बरगद की जड़ों में भोजन का भंडारण नहीं होता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन टिक करना है। और बाकी ये 1, 3 और 4 ये सब इसकी विशेषताएं हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल से शिक्षक को उनकी समस्याएं समझने में मदद मिलती है। इससे शिक्षकों को शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के बारे में भी पता चलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों के बैकग्राउंड और बच्चों के परिवेश के बारे में शिक्षक को जानकारी मिलती है। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ, बाकी ऑप्शन आपको चुनने हैं, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ठीक है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। बहुत सी कहानियाँ कर सकती हैं पर सभी नहीं कर सकती हैं, तो इसको ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे, पर देखते हैं क्या चारों पॉइंट मिलते हैं इसमें ऑप्शन में। सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, तो ये तो ठीक है। सी भी ठीक था, पर ए बी डी ज़्यादा ठीक है, मतलब यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण और प्रकार को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? समाचार पत्र, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं और चित्र भी मिल जाते हैं और उससे संबंधित लेख भी मिल जाते हैं, आर्टिकल यानी कि। कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र
में एकत्रित की गई सामग्री को एक फ़ोल्डर में डाल दें। इन फ़ोल्डरों को कहा जा सकता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इन फ़ोल्डरों को कहते हैं पोर्टफोलियो। शिक्षा के क्षेत्र में एक पोर्टफोलियो एक शिक्षार्थी के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है जो कि शिक्षार्थी की एक या एक से अधिक स्कूल विषयों पर उपलब्धियों या गतिविधियों की जानकारी देने वाली सामग्री से संबंधित होता है। यानी कि पूरा डेटा कलेक्शन होता है पोर्टफोलियो किसी बच्चे का। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्षयात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के क्या कारण हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे ए बी सी ठीक लग रहा है और ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है, तो मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण, ध्यान देना जब भी कोई नेगेटिव वर्ड मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो उसे हाईलाइट कर लेना। कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। तो शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाना, उनका चिंतन सीमित नहीं करना है। हमें सामने साफ साफ पॉइंट दिख रहा है कि थर्ड ये सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। बाकी प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन करते हैं तो शिक्षार्थियों का एक तो अटेंशन मिलता है और उनके अंदर जागरूकता जिज्ञासा बढ़ती है। तो सबसे कम प्राथमिकता का पॉइंट कौन सा है? थर्ड। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन आपके सामने है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए, ये तो नहीं, ये भी नहीं। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी प्रतियोगिता या सामूहिक क्रियाकलाप हो तो उसमें आपको इंश्योर करना होगा कि सभी बच्चे यानी कि बालक या स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो जब भी इस टाइप का प्रश्न बनता है तो हमें हमेशा ऑप्शन ये देखना होता है, कहीं भी परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर जो भी पॉइंट बनता है उसे टिक करना होता है। तो ये सेकंड पॉइंट इसका ठीक है, ये विशेषता नहीं होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में। कौन सी? पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक स्तर में। पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस स्तर पर एक तकनीकी शब्द को समझना छात्रों के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसलिए शिक्षक को तकनीकी शब्द जोड़कर या किसी अन्य संदर्भ देकर छात्रों को समझाना चाहिए। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित नहीं था या नहीं है। बाकी ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन या किन कौशलों की आवश्यकता होती है? तो मानचित्र जमीन या समुद्र के क्षेत्र की एक आकृति के रूप में प्रस्तुति या कहें तो वर्णन है। एक नक्शा स्थानों की सापेक्ष स्थितियों या संबंधित दूरियों और स्थानों के निर्देश प्रतीकों और पैमानों आदि की समझ वाली क्षमता की अपेक्षा रखता है। तो ए बी सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। स्थानों की सापेक्ष स्थिति, स्थानों की सापेक्ष दूरी, दिशाओं का बोध, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। ड्राइंग इसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, या कहें तो कौशल इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ए बी सी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है?
तो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली सीखने की रटंत अवधारणा का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, ये उद्देश्य इससे संबंधित नहीं है। किससे? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने से संबंधित रटंत प्रणाली को ये सपोर्ट नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इस बात की वकालत नहीं करती है कि बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि करके सीखते समय बच्चों से गलतियां होती हैं और गलतियों में उनको सुधार करा के हम उन्हें कुछ नया चीज़ उन्हें समझाते हैं। तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप एवं अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। ये क्रियाएं की उसने। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ध्यान देना, नहीं पूछा गया उसमें। तो शिक्षक द्वारा कुछ भी जब सिखाया जा रहा है तो होता क्या है कि सिखाने के अवसरों में परियोजना या गतिविधि आधारित काम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कामों में मुख्य सरोकार आवश्यक चीज़ें और वस्तुओं के संगठन के साथ काम करना है, इसलिए विकल्प 4 सवाल के अनुसार उचित नहीं है। तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, तो ये इसको प्रोत्साहन नहीं करना है। यानी कि ये कहीं ना कहीं रटंत प्रणाली संबंधित है, तो हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं देना है। बाकी बच्चों के द्वारा जो कार्य का विस्तार है उसको प्रोत्साहित करना है। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, इसको प्रोत्साहित करना है। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग को प्रोत्साहित करना है। लेकिन ये पत्तियों के नाम याद करना, ये फालतू का हमें उन्हें बोझ नहीं देना है। ठीक है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो आकलन एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्रों के ज्ञान एवं अन्य शैक्षिक कौशल या योग्यता का मूल्यांकन करता है। शिक्षक यदि छात्रों के काम के कुछ पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है तो ये एक पूर्वग्राही मूल्यांकन माना जाएगा, क्योंकि इसमें छात्र की सभी कौशलों या क्षमताएं या उनका आकलन या मूल्यांकन शामिल नहीं है। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना ये नहीं होना चाहिए। बच्चों का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए हमें उनके सभी पहलू, सभी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, सबको सम्मिलित करना होगा, सभी गतिविधियों को सम्मिलित करना होगा। केवल कुछ एक पक्षों को सम्मिलित नहीं करना होगा, सभी को करना होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि देखो समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को विकसित करता है, क्योंकि इस विधि में सभी छात्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इस विधि में एक छात्र एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, से सभी छात्रों के रूप में जो अन्य विद्यार्थी होते हैं वो छात्र बन जाते हैं, और एक जो लीड कर रहा होता है वो टीचर के रूप में कार्य करता है। तो यह पद्धति वास्तविक रूप से शिक्षक के अभाव में सीखने का एक अवसर प्रदान करती है। तो वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो रियल टाइम लर्निंग होती है इससे समुदाय में सीखने सिखाने में। होता है ना, जब टीचर प्रेजेंट ना हो तो एक बच्चे को बोल देते हैं कि आप इस टॉपिक को बच्चों से इंटरेक्ट कराएं, या उस बच्चे को बोल देते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाओ या इस टॉपिक से संबंधित आप लेक्चर दो, बच्चों से पूछो, खुद बताओ, खुद समझो। तो बच्चे खुद कर कर सीखते हैं, समुदाय में सामाजिक अधिगम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 यानी कि दोपहर के 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे सुबह त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की दूरी 22-68 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन की
औसत चाल क्या थी। इस टाइप के प्रश्नों में आपको केवल इतना करना होता है कि बीच में जो टाइम गैप है उसको निकालना अगर आपको आ गया तो बहुत सिंपल होते हैं। साधारण सा चाल दूरी समय का फॉर्मूला लगा के हम चाल निकाल लेते हैं। तो करना क्या होगा कि यात्रा में जो कुल दूरी में समय लगेगा वो लगभग 42 घंटे होगा जो आप इसे निकालेंगे, और 42 को जब आप भाग देंगे 22/68 में तो वो आएगा लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि आपसे पूछी गई है मीटर पर सेकंड में चाल। तो 54 को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो आएगा 18, मतलब 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 × 54 5 × 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक को संशोधित नहीं किए, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो NCF 2005 में बगैर किसी बोझ के अधिगम एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टिकोण के कारण कक्षा 1 या 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। आंकड़ों की व्याख्या के स्थान पर यह सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर देता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, यानी कि कक्षा 1 और 2 में बच्चे अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो पर्यावरण को और समझें, ठीक है, अलग से समझें। तो उसको भाषा और गणित के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया है। किसको? पर्यावरण को कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया है। एक अध्ययन को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, एक अध्यापक को है, ठीक है, मिसप्रिंट यहाँ पे। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध योजना के बारे में विद्यार्थी को प्रोजेक्ट दे दें, ठीक है। बस सर्वोत्तम विधि पूछेगी आपसे, विद्यार्थियों से पूछेंगे उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, ठीक है। ये भी करते हैं बहुत से टीचर। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, ठीक है। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो देखो, जब होता क्या है कि आप विजुअल्स कुछ दिखाते हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होगा। तो छात्र जब ऐसा करते हैं तो वे पीढ़ियों के माध्यम से के मध्य विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। विविध मतलब उन्हें जब डिजिटल कार्ड दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा विजुअली उन चीज़ों को समझेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो गया? चौथा। ये TLM से संबंधित प्रश्न है, आपको बता दें, जिसमें हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको दिखा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होगा। प्राथमिक वस्तुओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। तो ठोस वस्तुओं को देखा जा सकता है, वहीं अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचा जा सकता है केवल। तो किनका उपागम करते हैं? मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन। ठीक है, तो इन दोनों करते हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो केवल 1 और 2 इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस प्रश्न में ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन के लिए इनके सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, यानी कि A और B को, ठीक है, लेकर इंक्लूड करना है इसको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइपिंग एरर होती है जिनमें, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें A और B को तो इंक्लूड करना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन में इन उपागमों का अनुपालन विशेष तौर पर होता है, तो मूर्त से अमूर्त, यानी कि कुछ हम नए एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठोस वस्तुएं दिखाते हैं, उनको बताते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में कुछ बता रहे हैं, कोई टॉपिक बता रहे हैं या कोई टॉपिक की उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध हैं, तो उन उदाहरणों के बारे में चर्चा पहले करें, उसके बाद उनके बारे में जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनको समझाने का प्रयास करें।
तो मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन तो है ही नॉर्मल से उपागम, तो ए और बी। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। अगला प्रश्न ये है, पेट्रोल और डीजल की कीमत दिए गए हैं जून 2007 और दिसंबर 2014 में। अब इस तालिका के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट चुनने हैं कि क्या क्या आपको जानकारी मिल सकती है। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो पेट्रोल ये ईंधन की जो तालिका बनाई है ये महंगाई और सस्ता दिखाने के लिए नहीं बनाई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की डीजल की मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। पेट्रोल की डीजल के मूल्य में डीजल के मूल्य से वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, तो ये भी गलत है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन से चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये तो डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसमें? सी और डी निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो सी और डी सही माने हैं, ए और बी को गलत माना है। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? तो यह हमेशा बेहतर होगा कि छात्र किसी सिद्धांत को समझने के लिए एक बृहद या तर्कात्मक रूप से जुड़े पहलुओं को समझें। तो समझ के लिए पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, तो पौधों की जो उपयोगिता है उसके बारे में समझाएं, उसके प्रति बच्चे संवेदनशील होंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? तो याद रखना किसी सक्रिय सीख का घटक नहीं है। ईवीएस में अधिगम के आवश्यक घटकों में प्रयोग, अन्वेषण, प्रश्नावली और समानता एवं न्याय इत्यादि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन एवं उपयुक्त संकेतों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? प्रश्न पूछना एक संकेतक उपयुक्त है या उपयुक्त संकेतक है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल या क्या सम्मिलित करेंगे? तो जहां जाना हो सके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ठीक है। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता, ये कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, तो ठीक है। क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक एवं सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, तो ये भी ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि एक शैक्षिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वास्तविक अनुभवों का अपने पूर्व पढ़े हुए या कक्षा में चर्चा किए गए विषयों या सुने हुए ज्ञान के साथ तालमेल के द्वारा सीख देना होता है। इस प्रकार छात्रों को अपने क्रियाकलापों पर एक लेख तैयार करना चाहिए जिसमें यात्रा किए जाने वाले स्थानों के बारे में सूचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को उस स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचनाओं के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को या के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है तो भाषिक शैली को बढ़ावा देना,
ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में बच्चों के लिए कहानियाँ एवं कविताओं के माध्यम से पढ़ाने का वर्तमान तरीका काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु को अधिक रुचिकर बनाया जाता है और कविताओं के माध्यम से छात्र नए शब्दों को सीख पाते हैं तथा वे इसका अभ्यास भी कर पाते हैं। इसमें उनके पढ़ने की कला विकसित होती है तथा वे शब्दों की पुनरावृत्ति से भी याद रख पाते हैं। इसी प्रकार कहानियों के द्वारा उन्हें काल्पनिक संसार में भी ले जाया जा सकता है और साथ साथ भाषा कौशल तो बढ़ ही रहा है, उसका विकसित हो रहा है। प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो जल संरक्षण पर जो पोस्टर बनाएंगे बच्चे, तो उनकी जो गतिविधियाँ होंगी, जो क्रियाकलाप होंगे, उनके आधार पर उन्हें आंकेगी कि बच्चे कितना समझें उसको लेकर, ठीक है, या कितना उसके प्रति संवेदनशील हैं। तो जल की कमी की जो विषय है उसको दैनिक जीवन में जल को, या कहें तो इस विषय को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए ये जो प्राथमिक स्तर पर ये जो कार्य कराया जा सकता है पोस्टर बनाने का, ये काफ़ी प्रभावी हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो साफ सुथरा रेखांकन, इसको मिलता है बढ़ावा। गणना और अनुमान नहीं, ये तो वो उनके सानिध्य में करते हैं बच्चे। मानचित्रांकन टीचर के सानिध्य में करते हैं, उनके देख रेख में करते हैं, उनके गाइडेंस में करते हैं, पर उनके जिस कौशल का प्रयोग किया जा रहा है तो वो है साफ सुथरा रेखांकन। इसमें उनको, या कहें तो इसका विकास होता है इस कौशल का। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला या तेल प्राप्त किया जाता है, तो वो इनमें से कौन सा है? सरसों की पत्तियों का साग बनता है और सरसों के जो बीज होते हैं लाही, यानी कि जैसे गांव देहात में बोलते हैं, उससे तेल बनता है या खाने वाला खाद्य तेल निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ठीक है। ये मच्छरों से होने वाला या मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर कहीं दो शहरों की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है तो 9.7 का इंटू कर दो 110 में, आपको वास्तविक दूरी मिल जाएगी। इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 1.067 किलोमीटर। आप जब गुणा करेंगे इसको 9.7 गुणा करना 110 में, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। तो 9.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1.067 किलोमीटर अप्रॉक्स। कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यह एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर जैसा एक तत्व है। नहीं, ये मिश्र धातु है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग 1000 वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज अपनी वस्तुएं एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। तो यहाँ पर ये हल्की तो नहीं होती हैं एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम से हल्की तो नहीं होती है कांसा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया ए, बी और सी। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, बी और सी होगा केवल, क्योंकि ये एक तत्व नहीं है, ये मिश्रित धातु है, ठीक है। कांसा, ब्रॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के उपकरण एवं तकनीकें हैं? तो परियोजना कार्य, क्षेत्रमय, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो ये कौन कौन सी तकनीकें हैं इनमें से? तो प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य या फील्ड ट्रिप मूल्यांकन के लिए बेहतर साधन व तकनीकी है, ठीक है, क्योंकि पूर्व में सीखी गई कल्पनात्मक सोच, कुशलता
बाद में छात्रों में नई बातों को सीखने में मदद पहुंचाती है तथा आकर्षक बनाती है। तो परियोजनाकार और क्षेत्र भ्रमण ये आपके आकलन के तकनीकें हो सकती हैं। तो ए और बी यानी कि परियोजनाकार और क्षेत्र भ्रमण। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ, तो ये नहीं है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, ये भी नहीं है महत्वपूर्ण पहलू। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतकों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं, ठीक है। और सब वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये हो सकता है और ये सही भी है कि बच्चे खुद से अपने परिवेश को उस मानचित्र से जोड़ेंगे तो उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षक द्वारा छात्रों को प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को जीवन के वास्तविक अनुभवों के द्वारा सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को एक नई सोच का विकास होता है, छात्रों में नई सोच का विकास होता है। तो हम पाते हैं कि सीखने वालों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन से जोड़ना ये महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा मिलना या देना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? निर्धारण पूछताछ पर आधारित जो प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं उनमें से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपको निर्धारित करना है। निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान, अवलोकन, ये सब आपके वो कौशल हैं जो प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, तो ये गलत है। हल्की जुताई करते हैं। एक खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक एवं इनका भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो खरपतवार जो बांस हैं, जो उनकी राख है, वही रासायनिक या कहें तो उर्वरकों या कीटनाशकों का काम करते हैं। ए और बी सही है। 3-4 फसलें भी नहीं उगाई जाती हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो इनमें से कौन सा प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा का विषय या कहें तो उन पर चर्चा हो सकती है टिकट के माध्यम से? ए ठीक है और सी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, तो ये ठीक है। पर हमारे जो बेटर ऑप्शन है वो आपके ए और सी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। जब भी टिकट को लेकर चर्चा करते हैं तो हमें हमारे जो चर्चा के बिंदु रहते हैं वो खासकर यही रहते हैं कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टिकट तो कंपलसरी है ही, और साथ ही साथ इनकी यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है, तो पक्षियों को चारों ओर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है क्योंकि उनकी आँखें एक जगह स्थिर होती हैं। इसी प्रकार अधिकांश पक्षियों की आँखें सिर के एक ओर होती हैं, इसलिए वो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही बार में देख पाते हैं, ठीक है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया।
रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अचार और आम पापड़ बनाना, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। लंबे समय तक आम को संरक्षित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है, जंतु है जिनके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरियों के सामने के 4 दांत होते हैं, जो सामने के 4 दांत होते हैं वे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे किसी भी सख्त पदार्थ को आसानी से तोड़ पाती हैं और इससे दांत साफ और नुकीले चमकदार बने रहते हैं और वो कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो गिलहरी को टिक करना है, ठीक है। हालांकि चूहे के भी बढ़ते हैं दांत, पर जब गिलहरी और चूहा दोनों साथ में दिए जाए ऑप्शन में तो आपको गिलहरी को प्रेफर करना है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन आपके सामने है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता है, बंजर हो जाएगी। अन्य फसलों के लिए उपयुक्त बन जाएगी, केवल धान की फसलों की। एक ही फसल को बार बार उगा रहा है कीटनाशकों का प्रयोग करके, तो बंजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी और पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसलिए एक भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहे, इसके लिए फसल चक्र अपनाने को बोला जाता है। केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु हैं, 3rd ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो वो है गोवा। ध्यान देना, टैपियोका जो होता है वो होता है केरल में और नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा में। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बाकी तो सारे पॉइंट सही हैं, A, B, C, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो गया इसका। जब कोई व्यक्ति 20/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी पर बैठा, तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको केवल टाइम गैप निकालना है। उस डेट, उस टाइम के बाद जो अगली डेट टाइम दिया गया उसके बीच में गैप और बाद में जो डिस्टेंस दी गई है उसको डिवाइड कर देना उस टाइम से, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आंसर आपको बता दें, 54 किलोमीटर प्रति आवर आएगा आंसर, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। और जो टाइम आएगा वो आएगा आपका लगभग 21 घंटे, ठीक है। तो 21 घंटे को आप डिवाइड करोगे या 21 घंटे से डिवाइड करोगे 11:40 को, तो आपका 54 आएगा लगभग। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल, मध्य प्रदेश, फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो यदि एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और भोपाल की ओर यात्रा करना है उसे, तो वह दक्षिण दिशा में यात्रा करेगा, क्योंकि भोपाल देश के मध्य में स्थित है और भोपाल से रांची की ओर यात्रा करते हुए पूर्व दिशा में बढ़ेगा। तो पहले दक्षिण फिर पूर्व, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी चारों जंतु अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये अंडे देते हैं, ठीक है। तो इनमें ये कॉमन विशेषता है। कांसा ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है। यह 2 धातुएं हैं, तो वो हैं
तांबा और टिन। तांबा होता है लगभग 88% और टिन होता है 12%। ठीक है, तो तांबा और टिन इन दो धातुओं का मिश्रण है कांसा। निम्नलिखित समूह में से उस समूह चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो बेकिंग, तलना, भुनना खाना पकाने के तरीके हैं। आटा गूंथना, ये पकता नहीं है खाना इसमें। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेंक कर, तल कर, भुन कर। इसमें आप पाते हैं कि ये सभी ऑप्शन में हीट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी देखो इसमें भिगो कर है, इसमें गूंथ कर है, बेल कर, तो ये तरीके नहीं है। आपसे पूछा है खाना पकाना, पकाने यानी कि हीट। तो इस चौथे ऑप्शन में जो तरीके हैं, इन तीनों तरीके में हीट का प्रयोग किया जाएगा। ऊष्मा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। नेपाल का भाग है, भारत का भाग नहीं है, ना तिब्बत का है। ठीक है। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो है ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। ये दूरी समय वाला आ गया फिर से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप खुद से करेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि है, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर माह। मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर माह सबसे उचित समय अवधि है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही ऑप्शन चुनना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसे छायादार वृक्ष, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तनों में जल एकत्र करता है। लोग पतले पाइप से इसके द्वारा जल पीते हैं। तो ये नहीं है, A, B, C, यानी कि पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। खेजड़ी के पेड़ में पानी एकत्रित नहीं होता है, यानी कि तने में, वो होता है रेगिस्तानी ओक में। ध्यान देना, बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार अत्यधिक सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा सकते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे बड़ा स्थलचर होने के नाते 3 महीने की उम्र में हाथी के बच्चे आमतौर पर लगभग 2 कुंटल के होते हैं और इनकी खुराक होती है 1.5 कुंटल लगभग। तो ये तीसरा तो नहीं है, चौथा भी नहीं है, पहला भी नहीं है। 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका भार लगभग 2 कुंटल होता है, ये सही है। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए। और गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है और 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं मकान, उसके मजबूत बांस पर हैं। तो ये असम है। इस प्रकार के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? असम में, जहाँ पे ज़्यादा भारी वर्षा होती है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि का उन लोगों के लिए आविष्कार किया गया था जो नेत्रहीन होते हैं। लोग इन डिवाइस या एक डिवाइस पर उकेरी गई कोडित 6 डॉट्स होती हैं, अपनी उंगलियों के उपयोग से या उंगलियों के माध्यम से उनकी उंगली फैलाते हैं, उन डॉट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल इसके जन्मदाता हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सी या कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर लगभग 360 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। देखो आगे पीछे झटके से करते हुए है मैना, जो घुमाने की बात हो रही है वो है उल्लू, क्योंकि वे एक बड़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे कर सकने या घुमाने में सक्षम है। कौन? उल्लू। तो उल्लू को आप टिक करेंगे। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है आराम से। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टैपियोका और नारियल तेल को अपने घर में आंगन में उगाते हैं? तो टैपियोका केरल। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ भी गुड़, आंवला, हरी पत्ती। तो ये
गुड़, आंवला और हरी पत्ती, ये जो प्रचुर मात्रा के स्रोत हैं वो हैं लोहे के। ठीक है, तो और लोहे की कमी क्या होती है? एनीमिया। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक, तो चील, बाज, गिद्ध। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल दिल्ली से क्रमशः दिल्ली से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित हैं, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में, यानी कि तीसरा ऑप्शन। मैप में देखेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो EVS का संक्षेपण या कहें तो उसका फुल फॉर्म होगा पर्यावरण अध्ययन। EVS का संक्षिप्त रूप माना जाता है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, EVS। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को पूर्ण अनुशासन में रखने के मुकाबले अपने आसपास के बारे में जागरूकता लाना अधिक है। तो अनुशासन तो नहीं है। ठीक है, बाकी और सारे पॉइंट इससे संबंधित हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य सुधार करना है तो चिंतन कौशल, क्योंकि चिंतन कौशल से ही कल्पना पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। चिंतन करती है बच्ची वो। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकट पाते समय नलनी नीचे दिए गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र बनाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों के ध्यान से देखने के लिए कहना, नलनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो ये जो एक्टिविटी करा रही नलनी, तो उसका उपागम किस प्रयोजन के लिए है? छात्रों को पास के पार्क में ले जाना और उनके आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने के लिए कहना, वास्तविक जीवन के जो अनुभव हैं उनको उनके ज्ञान से जोड़ने का उद्देश्य हो सकता है। दृश्य श्रव्य उपकरण भी विचारों की निरंतरता के माध्यम से अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। वे दिलचस्प बनाते हैं अधिगम को और छात्रों को एक दिए गए विषय के बारे में ठोस तरीके से सोचने में मदद करते हैं। तो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इनका कारण या प्रयोजन हो सकता है। ठीक है, यानी कि सब कुछ जो बच्चे एक्टिव होते हैं उनको सब कुछ देखने को सुनने को मिल जाए। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों की खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थियों के भीतर अंदर क्रियान्वयन खेलों के बारे में नाम याद करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, तो ये भी नहीं। मैदान में ले जाओ, उन्हें खेल खिलाओ, उनसे करके दिखाओ या उन्हें करके सिखाओ, ये ज़्यादा प्रभावी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही है, 80 का फर्स्ट। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा व्याख्या करना, तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य कौन सा नहीं है? किसी भी वस्तु के नुकसानों पर चर्चा रचनात्मक आकलन के लिए तरीका सही नहीं है, क्योंकि नुकसान पर चर्चा विश्लेषण का एक प्रकार है जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। प्राथमिक स्तर में सीखने में ज्ञान और समझ का संज्ञानात्मक स्तर शामिल है। तो हानियाँ तो नहीं होनी चाहिए, हानियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, समुचित नहीं है, बाकी और सब ठीक है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह
दैनिक समय सारणी में चर्चा बदलाव नहीं, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों को जोड़ने के लिए है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को कक्षीय अधिगम से जोड़ने के लिए ये क्रियाकलाप किया गया। सालनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें जांच वाले और कल्पनाशील प्रश्न पूछने से शिक्षक को छात्रों के मन को आकर्षित करने में मदद मिलती है और इससे उनमें सोचने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह उनमें उत्सुकता भी जागेगी। तो 83 का 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि खुद से देखेंगे अपने टिफ़िन वो अपने घर से लेकर आते हैं और उनमें जो भोजन है उनका वो उनके परिवेश का ही है, उनका खुद का है, तो उसको वो वास्तविक जीवन के जो अनुभव हैं उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे वो। यानी कि प्रत्यक्ष उनके सामने उदाहरण होगा जब भी वो भोजन के बारे में बच्चा समझाने का प्रयास करेगा या समझने का प्रयास करेगा। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो क्रम से नहीं है का अनुपालन करें। इनका सही क्रम क्या होगा? तो एक प्रश्न पत्र तैयार करने का उचित क्रम होता है कि डिजाइन पहले तैयार करें, फिर खाका तैयार करें, फिर सवाल लेखन और फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हुआ आपका सेकंड, यानी कि पहले दूसरा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना और फिर संपादन, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो गया। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो ऑप्शन आपको चुनने हैं कि आने जाने के साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन की ईंधन की नियमित जाँच। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना ये बेहतर सुझाव हो सकता है। ठीक है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। 5वीं कक्षा के छात्रों में जांच वाले और काल्पनिक जो प्रश्न होते हैं उनको पूछना जानने के लिए उत्सुकता जगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका सिद्ध होगा, क्योंकि यह उनकी सोच की क्षमताओं के साथ ही उनके मौजूदा ज्ञान को विकसित करने में सहायक होगा। तो गहन जांचपरक और कल्पनापूर्वक प्रश्न पूछना, चौथा ऑप्शन सही होगा। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है कल्पनापूर्वक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना। 87 का 3rd, क्योंकि आप ये सब प्रश्न पूछकर बच्चों के कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का आकलन करना चाह रहे हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो सर्वेक्षण में खोजेंगे, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण, शिक्षार्थियों को कटील लकड़ियों, तो यही सबसे कम प्रभावी होगा कि कटील लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये सबसे कम प्रभावी है, यानी कि डी। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए परीक्षा प्रसारित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। तो सब कुछ डिपेंड करता है टीचर की टीचिंग टेक्निक पर। तो उसने क्रिकेट को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, आई थिंक, इसीलिए बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाए। ठीक है।